आखिरकार भारत ने एक परमानेंट सोल्यूशन निकाल ही लिया बांग्लादेश का। जी हाँ, यहाँ पर बांग्लादेश के मुंह एक और बार पिटे के पिटे रह गए और भारत को कुछ अलग सा करने की जरूरत पड़ी भी नहीं। यहाँ पर भारत ने सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश को तोड़ा ही नहीं है, पर अगर मैं इकोनॉमिकली बात करूं तो एकदम अंदर जाके सटीक मारा है। अब पूरे बांग्लादेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की जो संभावनाएं हैं वो एकदम 2% और बढ़ जाएंगी। और करो इंडिया से लड़ाई। जब जब इंडिया से लड़ाई करोगे ऐसा ही कुछ होगा, ऐसा पीएम नरेंद्र मोदी ने दर्शा दिया है। जब पूरा बांग्लादेश और इंडिया का मैटर चल रहा था तो सब लोग आके बोल रहे थे कि पीएम नरेंद्र मोदी कोई स्टेप क्यों नहीं ले रहे, ये क्यों नहीं कर रहे, बोल क्यों नहीं रहे, इनको आईपीएल से हटा देना चाहिए, इनको T20 से हटा देना चाहिए, बहुत चीजें बोली। पर पीएम नरेंद्र मोदी के दिमाग में और एस जयशंकर के दिमाग में दूसरी स्ट्रैटेजी चल रही थी। जी हाँ, इस स्ट्रैटेजी से जो लॉस होगा बांग्लादेश के ऊपर और जो हिंदुओं को जिस हिसाब से वहां पे मारा गया था, उसकी जो भावनाएं है ना, इस टाइम पे जो लोगों के दिमाग के अंदर भर गई थी कि बदला लेना चाहिए, वो बदले की जो आग है ना वो यहाँ पे दिखाई दे रही है। जी हाँ, यूरोपियन यूनियन और इंडिया ने जो डील साइन की है, मदर ऑफ ऑल डील, उसके बाद से एक नई चुनौती हमारे सामने आ गई बांग्लादेश के लिए। जी हाँ, अब देखिए यहाँ पर एक जो सेक्टर है जो बहुत ज्यादा इस टाइम पे इंडिया का बूस्ट होने वाला है, वो है टेक्सटाइल। अब आप समझिए 94 बिलियन के आसपास जो आपके टेक्सटाइल और अपैरल का जो पूरा अमाउंट है वो यूरोपियन यूनियन अपने पास इंपोर्ट कराता है। जी हाँ, मतलब समझ लीजिए कि 96% के आसपास वो जो टेक्सटाइल का मार्केट है वो बाहर से अलग अलग कंट्री से एक्सपोर्ट कराता है। इंडिया इसमें बस सिर्फ और सिर्फ 7 बिलियन तक का एक्सपोर्ट कर पाता था यूरोपियन यूनियन को। बाकी सारा का सारा अगर हम देखें तो अलग अलग कंट्रीज करते थे। और ये जो 3 स्पेसिफिक कंट्रीज की मैं बात करूंगी, इनका तो बहुत मुनाफा होता था। बांग्लादेश, तुर्की और वियतनाम। जी हाँ, ये लो डेवलप्ड कंट्रीज के अंडर आते थे, LDC। इसीलिए इन पर यूरोपियन यूनियन एक तरीके का रिजम्पशन देके या फिर एक तरीके से छूट देके इनके ऊपर कोई इम्पोर्ट ड्यूटी चार्जेस लगते ही नहीं थे। आप समझ रहे हैं। अब जब चार्जेस लगते ही नहीं थे तो इनको 0% टैरिफ देना पड़ता था। इसीलिए बांग्लादेश अपना जो टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्ट करता था यूरोपियन यूनियन के अंदर, वो करीबन करता था 30 बिलियन के आसपास। जी हाँ, और तुर्की अलग करता था उतना ही, और उसके बाद से वियतनाम अलग करता था। लेकिन अब बांग्लादेश ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत के ऊपर लग चुका है क्या, FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो भारत के ऊपर भी वो टैरिफ हट जाएगा और अब भारत कोशिश कर सकता है अपना पूरा ट्रेड डील यहाँ पर सीधा सीधा 30 से 40 बिलियन तक ले जाने के लिए। जी हाँ, जबकि भारत के पास रॉ मटेरियल की खदान है। हमारे पास सिल्क फार्मिंग है, हमारे पास कितनी अलग तरीके की फार्मिंग है, जिसका कॉटन फार्मिंग है, यर्निंग फार्मिंग है, कितना कुछ है। यहाँ पर हम ये सारा व्यापार कर सकते हैं यूरोप के अंदर। यूरोप में क्रेडिबल ग्राहक भी है जिन्हें इन सामानों की जरूरत है, जो ये चीजें खरीदना भी चाहते हैं। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, बांग्लादेश इतनी चतुराई कर रहा था कि जितना भी रॉ मटेरियल वो लेता था और जो भी मटेरियल से वो बनाता था, कपड़े, आर्टिकल्स और ये सब कुछ, वो सारा रॉ मटेरियल वो भारत से लेता था। जी हाँ, भारत से इंपोर्ट कराता था, फिर उसको बनाकर मैन्युफैक्चर करके यूरोप में बेचता था। अब यूरोप को प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। यूरोप थोड़ी ना पागल है कि अपनी इन सब चीजों का पैसा देगा। अब जब वो इंडिया के साथ उसके टैरिफ डील्स हट गए तो वो बल्क में ये आपके रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट कराएगा अपने कंट्रीज के अंदर, और जिसके बाद से ना कि सिर्फ भारत में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, पर आप ये समझिए जैसे हमारे पास एग्रीकल्चर इतना स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, वैसे ही भारत में टेक्सटाइल है। टेक्सटाइल में कितने ढेर सारे कारीगर्स हैं हमारे पास इस टाइम पर, कितने ढेर सारे टेलर्स हैं हमारे पास, कितने ढेर सारे डिजाइनर्स हैं, कितना सब कुछ है हमारे भारत के अंदर। अगर आप देखेंगे तो 20% टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के ऊपर जाता है पूरा का पूरा। और जब ये डिपार्टमेंट बूस्ट होगा तो भारत के अंदर और संभावनाएं आएंगी कि ग्रोथ होगी, इंप्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा और फैशन शोज होंगे और अलग अलग तरीकों के मटेरियल्स की फार्मिंग की जाएगी। इससे सिर्फ और सिर्फ जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ गवर्नमेंट का फायदा नहीं है, पर आप समझिए एक फार्मर जो सिल्क फार्मिंग कर रहा है, कॉटन फार्मिंग कर रहा है, उसका भी फायदा है। एक मिडिल मैन जो इन सब चीजों को मार्केट में बेचने जा रहा है, उसका भी फायदा है। थर्ड पर्सन जो इसे आगे लेके जा रहा है, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज तक पहुंचा रहा है, उसका भी फायदा है। तो एक लेंस अगर आप देखेंगे, इन सब का ही फायदा है इस ट्रेड डील के अंदर। और बांग्लादेश जिस हिसाब से इस बार मुंह पिटाएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, क्योंकि बांग्लादेश के ऊपर लगेगा अब कितना, 9 से 12% टैरिफ, जो पहले भारत के ऊपर लगता था। अब जब 9 से 12% टैरिफ लगेगा तो बांग्लादेश के जो भी एक्सपोर्ट है वो ऑलरेडी कम हो जाएंगे, क्योंकि अगर समझिए कि 10 से 12% हुआ आपका
कि अगर यहाँ पर 100 रुपए का एक कपड़ा है तो करीबन मान लीजिए 112 से 120 के बीच में आपको एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो पूरा परसेंटेज बन रहा है, इसके वजह से बांग्लादेश पर आएगी दिक्कत। बांग्लादेश को वैसे भी मोहम्मद यूनुस ने किसी कद का नहीं छोड़ा इस टाइम पर, वैसे भी वहां पे बहुत दिक्कतें चल रही हैं और आज तक सोचिए वहां पे इलेक्शन नहीं हो पाए। इस वजह से ये दिक्कतें और बढ़ती ही जा रही हैं। आपको लगता है उस कंट्री के पास इस टाइम पैसा है? और दूसरी जगहों पे वो कंट्री अलाइज भी किसके साथ बना रही है? पाकिस्तान के साथ, जो खुद ही इकोनॉमिक क्राइसिस में चल रहा है। तो ये कंट्रीज किस बात से उछल रही है ये पता नहीं। ये कंट्रीज एक्चुअल में अमेरिका के पीछे से उछल रही हैं। अमेरिका ने जो डीप स्टेट और जो यूनिस उनका प्लांट किया हुआ इंसान यहाँ पर खड़ा हुआ है ना, उनकी वजह से कर रही है। अमेरिका तो सीधे सीधे कह रहा है इनडायरेक्टली, अगर आप देखा जाए ऑन पेपर्स तो ऐसा तो कोई फैक्ट नहीं है, पर ये थ्योरीज हैं जो प्रूवन है। अमेरिका तो चाहते ही है कि कंट्रीज डिस्ट्रॉय हो जाए, बांग्लादेश के साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया की और भी कंट्रीज डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाए। क्योंकि यूनुस का तो अपना कोई गेम नहीं है ना, वो तो उसने तो वहां पे बैठ के उनका तो अपना बस यही है कि कैसे हम इलेक्शन को और पीछे करते रहे ताकि मैं ही शासन करूं। अगर उनको इतनी देश की चिंता होती तो अभी तक इलेक्शन हो चुके होते, अभी तक वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हो गई होती। हिंदू मुस्लिम के विवाद में इतना टाइम वेस्ट नहीं करते। जब घर में खाने पीने को कुछ बचा नहीं है तो हिंदू मुस्लिम का विवाद कैसे कर सकते हैं आप? अगर आप एक अच्छे लीडर है तो सबसे पहले अपना पेट भरने की कोशिश करिए। इसका मतलब अच्छी खासी फंडिंग हो रही है बांग्लादेश के अंदर। खैर वो सब दूसरी चीज है। पर अगर हम इस सेक्टर की बात करेंगे तो इस तरीके से भारत का मुनाफा होने वाला है। अब मैं बात करती हूँ दूसरा सेक्टर जो बहुत अच्छे से इफेक्ट होगा, वो है आपका फार्मास्यूटिकल। और दूसरी ओर इतना ही नहीं, बांग्लादेश तो हटाइए, डोनाल्ड ट्रंप के भी मुंह पिटे के पिटे रह गए। अब आप समझिए, पहले भारत जो अपना गारमेंट्स वगैरह एक्सपोर्ट करता था यूएस के अंदर, वहां पे उसको सोचिए 50% टैरिफ देना पड़ रहा था। अब यूरोप के अंदर वही वो गारमेंट्स बेच सकता है, उसको कोई टैरिफ ही नहीं देना पड़ेगा क्योंकि वहां पे एफटीए साइन हो चुका है। तो एक तीर से दो निशाने कर लिया है भारत ने। यहाँ पर उनको ट्रेड डील्स तो मिल ही रही है, साथ ही साथ दो कंट्रीज जिन्होंने उनके नाक में दम किया था 2025 में, उन दोनों को करारा जवाब मिल गया, उन दोनों के पत्ते कट हो गए। अब जिस रेट पे भारत लो रेट पर रॉ मटेरियल इतनी हैवी अमाउंट में प्रोड्यूस कर देता था, आपको लगता है कि और कोई कंट्री इतनी जल्दी कर पाएगी? तो इस सब लॉस किसका होगा? अमेरिका का, क्योंकि भारत अभी भी वो सामान अपना एक्सपोर्ट तो करेगी पर अब अमेरिका को नहीं करेगी, यूरोप को करेगी। ये फायदा है भारत का यहाँ पर। इस वजह से ये पूरा गेम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जिस तरीके से मदर ऑफ ऑल डील इस टाइम पे भारत के लिए एक वरदान बनकर आई है, उससे लोगों के अंदर इस टाइम पे और भी ज्यादा सेलिब्रेशन का माहौल बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप, मोहम्मद यूनुस और शी जिनपिंग जैसे लोग बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट एक ट्रबल और क्योटिक सिचुएशन में इस टाइम पर आ चुके हैं। क्योंकि अब आप देखिए, यूरोपियन यूनियन के पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और प्लस उनका जो क्राउड है वो बहुत रिच है। वहां पे लोगों के पास पैसा है, लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज है, इसीलिए लोग इतना ज्यादा यूरोप के अंदर भाग के रहते हैं, अगर आप समझ लीजिए। और साथ ही साथ वो लोग बहुत रूल्स रेगुलेशन में बिलीव करते हैं, अच्छे लॉज और इन सब चीजों में कंडक्ट कराते हैं। तो इंडिया का जो स्टेटस है वो ऑलरेडी एलिवेट हो चुका है। अब सब लोग क्या कहेंगे कि यूरोपियन यूनियन से अच्छा रिलेशन मेंटेन करना है, तो इस टाइम पर इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाएंगे, तो लोग पीएम नरेंद्र मोदी से अच्छी बातें करेंगे, अच्छे से रहेंगे। ये एक जो डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है एक रिमार्केबल चेंज जो इंडियन हिस्ट्री के अंदर ये आपके पीएम नरेंद्र मोदी की वजह से आया है। इस चेंज की मैं बात कर रही थी। अब दूसरे ये सारे जो डिपार्टमेंट्स है ना, टेक्सटाइल हो गया, फार्मास्यूटिकल हो गया। फार्मास्यूटिकल में आप ये देखिए, पहले हम 60% ऑफ द फार्मास्यूटिकल जो मार्केट यहाँ पे चीप मेडिसिन जो हम बनाते थे, जेनरिक मेडिसिन, वो हम यूएस में बेचते थे। 50% टैरिफ लग गया, अब हम नहीं बेच सकते। अब हम क्या करेंगे? वो यूरोपियन यूनियन में बेचेंगे। जी हाँ, उनकी कंट्रीज के अंदर बेचेंगे। अब देखिए, यूरोप में भी आप देखेंगे तो यूके की प्राइम मिनिस्टर अभी कहाँ पहुंचे हुए हैं? चाइना में। इसका मतलब उनके जो हालात है इस टाइम पे उतने अच्छे हैं नहीं। तो इस टाइम पे यूके को हैवी और रिच चीजें इतनी नहीं चाहिए जितना उनको एक सस्ता मार्केट चाहिए, जिससे उनके कंज्यूमर की डिमांड और रेज हो, ताकि मार्केट और हेवीली तरीके से वर्क करे। ये एक जो प्रॉफिट है, ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज जो है ये हेल्प आउट करेगी आगे जाके। इस तरीके से चीजें चलेंगी। अब देखते हैं कि भारत और यूरोपियन यूनियन की पूरी डील के बाद से बांग्लादेश को और कौन कौन से सेटबैक्स मिलते हैं। खैर, बांग्लादेश के समेत तुर्की को भी उसके पूरे आंसर्स मिल चुके हैं। तुर्की ने बहुत बार कोशिश की है कि कैसे इंडिया के खिलाफ बात की है, पाकिस्तान के साथ टाई अप किया है। जितने लोग भी पाकिस्तान के साथ टाई अप करके इंडिया के खिलाफ बात कर रहे थे, आज वो सारे कोने चित हो चुके हैं। उनके पास कोई आंसर नहीं बचा इस टाइम पे कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। उनका ऑलमोस्ट चीजें एंड हो ही चुकी है। लेकिन अब ये देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद से क्या होगा। ये एक सबक है कि भारत से अगली बार से लड़ना मत, वरना कहीं के भी नहीं बचोगे। सिंपल सी बात है।
इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं हमारे अगले चीज़ के ऊपर, जो कि है आपकी कार और वाइन्स। मैंने पहले भी आपको बताया कि यूरोपियन यूनियन के ट्रेड के बाद से हमारे पास जो जर्मन कार्स हैं, बीएमडब्ल्यू, ऑडी वगैरह, ये सब बहुत ही सस्ते दाम पे आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। पहले भारत लगाता था 110% टैरिफ इन कार्स के ऊपर, अब भारत लगाएगा 40% टैरिफ। तो अब आप समझो कि कितना रेट में रिडक्शन होगा। लेकिन ये कार्स जो हैं वो 17 लाख के अगर ऊपर होंगी तभी आपको कम में मिलेंगी जर्मन कार्स। हालांकि मैक्सिमम जर्मन कार्स 17 लाख के ऊपर ही होती हैं। तो ये सारे प्रॉफिट डील चल रही है। अब देखते हैं कि आगे और कौन कौन सी कंट्री को मजा चखाने में आता है मजा। जी हाँ, इन सब चीजों के लिए बने रहिए आप एबीसी हिंदी के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ